प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। क्योंकि मित्रों, हम सब लोगों को पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय आज़ाद होने के दौरान जो थी स्थितियाँ थी, भारत में दो प्रकार के स्टेट थे। एक तो देशी रियासतें जिनके ऊपर राजाओं का शासन था, राजाओं महाराजाओं का शासन था, राजे रजवाड़ों का शासन था, और एक ब्रिटिश भारत था जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है वो स्वयं जो है वो अपना कोई अधिकारी के मार्फत से जो है वो शासन करती थी या उनका खुद क्या अधिपत्य होता था। तो एक तो ब्रिटिश भारत के स्टेट थे और एक देशी रियासतों के स्टेट थे। तो देशी रियासतों की बात करें तो भारत में उस समय जो है वो कुल 565 देशी रियासतें थी और उन 565 देशी रियासतों का विलय करवाना यानी उनको भारत के अंदर मिलाना, ये हमारे लिए, हमारे जो देश के नेता थे, जो शीर्षस्थ नेतृत्व था, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय की स्थितियां ये थी कि देशी रियासतों की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासन था, तो राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? राजस्थान में कुल रियासतें थी 19 रियासतें थी, देशी रियासतें। ठीक है, 19 रियासतें थी और राजस्थान में ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। अब राजस्थान के 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था लावा, और लावा ठिकाना किसमें पड़ता था? टोंक में पड़ता था। उसके बाद में एक था निमराना, और निमराना किसमें पड़ता था? अलवर में पड़ता था। उसके बाद में एक है कुशलगढ़ ठिकाना, और वो कहाँ पड़ता था? बांसवाड़ा में। ये 3 ठिकाने थे। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र अर्थात सीधे अंग्रेज अधिकारी वहां बैठता था, और वो क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था। अब अगर अपन लोग राजस्थान की रियासतों की बात करते हैं तो राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उसमें से गुहिल वंश की रियासतें कितनी थी? 5 थी। तो गुहिल वंश की रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और शाहपुरा है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा, ये पांचों गुहिल वंश जो है या गुहिल वंशीय जो है वो रियासतें थी। उसके बाद में राठौड़ वंश की जो रियासतें थी वो कौन सी थी? 3 थी। कौन कौन सी थी? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। ये तीनों राठौड़ वंश की रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। इन तीनों के ऊपर राठौड़ वंश के जो शासक थे वो शासन कर रहे थे। उसके बाद में यादव वंशीय, यदुवंशीय जो है वो 2 रियासतें थी। एक जैसलमेर था जो कि राजस्थान के पश्चिम में है, और एक पूर्व में स्थित करौली है। तो जैसलमेर और करौली ये 2 ऐसी रियासतें थी जो यदुवंशी थी, यानी यहाँ के जो शासक थे वो यादव कहलाते थे, यदुवंशी कहलाते थे। उसके बाद में हाड़ा वंशीय जो है वो शासक, या हाड़ा वंशीय अपन लोग कहें रियासतें कितनी थी? 2 थी। एक कोटा और बूंदी, इन दोनों के ऊपर हाड़ा वंशीय शासकों का शासन था। उसके बाद में कछवाहा वंश की जो रियासतें थी वो 2 थी। कौन कौन सी थी? जयपुर और अलवर। ये दोनों कछवाहा वंश के शासक थे। तो जयपुर जो रियासत है और अलवर रियासत है, वहां के जो राजा थे वो कछवाहा वंशीय थे। और जाट रियासतें 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। सिनसिनेवार जाट जिनको कहा जाता है, तो जाट रियासतें 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। इसके अलावा अपन लोग जब बात करें तो देवड़ा शाखा, सिरोही में जो शासक थे वो देवड़ा शाखा से संबंधित थे। झाला शाखा से संबंधित जो था वो झालावाड़ था, यानी झालावाड़ जो राजस्थान की नवीनतम रियासत है उसके जो शासक थे वो झाला थे। और एकमात्र राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी, और वो कौन सी थी? टोंक। अर्थात टोंक के जो शासक थे वो कौन थे? मुस्लिम थे। तो इस प्रकार से राजस्थान की 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उन सब का विलय करना हमारे लिए महत्वपूर्ण था, और उनका विलय करने के लिए भारत सरकार ने जो है वो एक विभाग का गठन किया, और इस विभाग को अपन लोग बोलते हैं रियासती विभाग। तो रियासती विभाग का काम क्या था? ये जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने हैं, उनका एकीकरण करना, और एकीकरण करने के पश्चात जो है राजस्थान का निर्माण करना। तो इसके लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई, और रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी रियासती विभाग की। ठीक है, और रियासती विभाग के जो प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उनको ये जिम्मेदारी दी गई देश का एकीकरण करने की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई और रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और उनका जो सचिव था वो कौन था? वीपी मेनन। इनका जो सचिव था वो कौन था? सचिव था वीपी मेनन। इनको सचिव बनाया गया। सचिव का काम क्या था? जो भी ये राजा महाराजा है उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। तो सचिव का काम क्या था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का काम जो है वो सचिव का था। ठीक है, तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का काम करता था उनका सचिव। तो इस प्रकार से रियासती विभाग की स्थापना की गई। अब इसमें जब इनका एकीकरण करना था, यानी भारत में जब इनका विलय करना था, तो विलय करने के दौरान एक शर्त ये रखी गई कि ऐसे राज्य या ऐसी रियासतें, ठीक है, जिसकी अपन लोग बात करते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो तथा जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक हो, वो खुद अपना निर्णय ले सकती है। तो ऐसी रियासतें
कैसी रियासतें? जिनकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक हो। ये शर्त थी कि वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। कितनी से अधिक हो? 1 करोड़ से अधिक। यानी ऐसी रियासतें जो एक वर्ष में उनकी कुल आय जो है 1 करोड़ से अधिक हो, तथा ऐसी रियासतें जिनकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से प्लस जनसंख्या हो। ऐसी रियासतों को ही स्वनिर्णय का अधिकार दिया था, अर्थात वो अपना निर्णय खुद ले सकती है या वो स्वतंत्र रह सकती है। क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि अगर रियासत चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, या वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी जो छोटी छोटी रियासतें उन सबको पूछने के लिए जाएंगे तो उन सभी को तो हस्ताक्षर करना ही है जो छोटी छोटी रियासतें, लेकिन ऐसी रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी रियासतें अपना निर्णय खुद लेंगी, वो स्वतंत्र रह सकती है, वो किसी भी देश में मिल सकती है, चाहे तो भारत में मिले चाहे तो पाकिस्तान में मिले। तो ये स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी, बड़ी रियासतें। कितनी थी? 4 रियासतें बड़ी थी। अब वो बड़ी रियासतें 4 कौन कौन सी थी? तो एक तो था आप लोगों के, अगर उसमें बात करें, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और उदयपुर है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है जयपुर, उसके बाद में है जोधपुर, उसके बाद में है बीकानेर और उसके बाद में है उदयपुर। 4 रियासतें राजस्थान की बड़ी रियासतें थी। जयपुर रियासत, ठीक है, जिसके ऊपर कछवाहा वंशीय शासक शासन कर रहे थे। जोधपुर रियासत, जिसके ऊपर राठौड़ वंशीय शासक शासन कर रहे थे। बीकानेर रियासत, जिसके ऊपर राठौड़ वंशीय शासक शासन कर रहे थे। और उदयपुर रियासत, जिसके ऊपर गोहिल वंशीय शासक शासन कर रहे थे। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनमें वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी और वो जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक रख रहे थे। तो इन चारों रियासतों को स्वनिर्णय का, अर्थात स्वतंत्र रहने का, या वो निर्णय अपना खुद ले सकती है, इसका अधिकार था। बाकी सारी रियासतों को राजस्थान में मिलना था और राजस्थान का एकीकरण इस प्रकार से प्रारंभ हुआ। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? ये प्रश्न कई बार बनता है। पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जो भारत में शामिल हुई? तो बीकानेर रियासत थी, जो 7 अगस्त 1947 को उसके शासक थे शार्दुल सिंह। उन्होंने ये घोषणा की कि हम भारतीय संघ में या भारत में हमारी रियासत का विलय करना चाहते हैं। तो पहली रियासत जो भारतीय संघ में शामिल हुई वो राजस्थान की कौन सी थी? तो बीकानेर रियासत थी। आपको याद रखना है कब शामिल हुए ये? 7 अगस्त 1947 को। और उस समय शासक कौन थे? शार्दुल सिंह उस समय शासक थे। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर थी। और धौलपुर रियासत राजस्थान में शामिल कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। और उसके शासक कौन थे? उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह जो थे वो धौलपुर के शासक थे और उनके समय में 14 अगस्त 1947 को जो है वो ये घोषणा की गई कि राजस्थान में मिलने वाली ये जो है वो राजस्थान की अंतिम रियासत थी जो भारतीय संघ में शामिल हुई। तो भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर, 7 अगस्त 1947। शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत केवल 7 दिनों के अंतराल में 14 अगस्त 1947 को धौलपुर रियासत, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके शासक कौन थे? उदयभान सिंह थे। उसके बाद में स्थिति ये बनती है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जो थे उनका देहावसान हो जाता है। यानी देहावसान क्या? उनकी हत्या हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनकी जब हत्या कर दी जाती है तो महात्मा गांधी की हत्या का जो आरोप था उसमें कुछ लोग थे, उसमें एक संदिग्ध कौन था? बीएन खरे भी था। और ये जो बीएन खरे हैं वो अलवर के जो महाराजा है तेज सिंह उनका दीवान था। तो अलवर के महाराजा तेज सिंह का दीवान था और ये हिंदू महासभा से भी संबंधित था। किससे संबंधित था? हिंदू महासभा से संबंधित था। तो अपन लोग जब जानते हैं तो नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी, उनको गोलियां लगी, तो उस समय ऐसा कुछ और लोग भी थे जो नाथूराम गोडसे के पीछे थे और उन सभी ने मिल करके महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची थी। तो ऐसा जो है वो बताया जाता है। तो इसमें बीएन खरे जो है वो भी एक संदिग्ध थे, अर्थात उनकी भूमिका संदिग्ध थी। तो ऐसी स्थिति में बीएन खरे उस समय हिंदू महासभा से संबंधित थे, हिंदू महासभा के एक सक्रिय सदस्य भी थे और अलवर महाराजा तेज सिंह के दीवान थे। तो ऐसी स्थिति में उस समय जो है वो अलवर के महाराजा जो तेज सिंह हैं उनको नजरबंद कर दिया गया और नजरबंद कर दिया गया। और नजरबंद करने के बाद में जो है वो उनको इस बात का प्रेशर डाला गया
कि आपको जो है वो अपनी जो रियासत है उसको राजस्थान में सम्मिलित करना है और आपकी जो रियासत है वो राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में शामिल होगी। तो ये स्थिति जब बनती है तो BN खरे जो उसमें संदिग्ध थे तो अलवर के महाराजा तेजसिंह थे, तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम जो भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था या जिसने एकीकरण में सबसे पहले सहयोग दिया वो व्यक्ति कौन था, ऐसा प्रश्न बनता था। वो व्यक्ति कौन था? तेजसिंह था। और तेजसिंह कौन है? अलवर के महाराजा है। उन्होंने सहयोग क्यों दिया? क्योंकि BN खरे जो कि उनके दीवान थे और हिंदू महासभा से संबंधित थे, वो महात्मा गांधी की हत्या में संदिग्ध थे। तो उस संदिग्ध के आधार पर तेज सिंह जो थे उनको नजरबंद कर दिया गया और नजरबंद करने के बाद में उनको ये प्रेशराइज किया गया कि आपको अपनी रियासत को राजस्थान में सम्मिलित करना है और राजस्थान के एकीकरण में हमको सहयोग देना। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो तेज सिंह था। इस प्रकार से उसके बाद में फिर जो है वो राजस्थान का एकीकरण जो है वो प्रारंभ होता है। और राजस्थान का एकीकरण जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और एकीकरण कब तक चलता है? 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चलता है। अर्थात राजस्थान का एकीकरण जो है वो कुल कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। इसका जो पहला चरण है वो शुरू होता है 18 मार्च 1948 को और इसका जो 7वां चरण है वो समाप्त होता है आपके 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, कितना टाइम है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 14 डेज। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के एक लंबे अंतराल के बाद में, यानी कि राजस्थान के एकीकरण में इतना समय लगा था। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के बाद समाप्त हुआ था और एकीकृत राजस्थान बना था। और इस दौरान जो है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ और प्रत्येक चरण में क्या स्थिति थी उसको हम लोग अब जो है वो आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।